मेरे बच्चों, आशा करते हैं आपने पिछली वीडियो में भोजन कर लिया था। भोजन आपके सही में पहुंच गया, उसका पाचन हुआ। पाचन से मेरे बच्चों ग्लूकोज बना। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6। ठीक है, 6 कार्बन आपको यहाँ पर याद रखना है। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। यह ग्लूकोज आपके शरीर में बहता है रक्त के द्वारा। कहाँ पहुँचता है? कोशिका द्रव्य में पहुँचता है। कोई दिक्कत हो बता सकते हैं आप। कोशिका द्रव्य में पहुँचता है, माने कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जो पानी भरा रहता है वो कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका के सभी अंग उसमें तैरते रहते हैं, वो कोशिका द्रव्य होता है। इसको अंग्रेजी में साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, जो ग्लूकोज है रक्त के द्वारा बहते बहते, ब्लड के द्वारा बहते बहते कहाँ पहुँचता है? कोशिका में पहुँचता है, कोशिका द्रव्य में पहुँचता है। कोशिका द्रव्य में मेरे बच्चों एक बदल जाता है पाइरूवेट में। एक किस में बदल जाता है? पाइरूवेट में बदल जाता है। इसमें 6 कार्बन होते हैं, अब इसमें बचते हैं 3 कार्बन। ये भी डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि 6 कार्बन से 3 कार्बन इसमें बनते हैं। प्रश्न आता है कि ग्लूकोज का पाइरूवेट में परिवर्तन किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। ठीक है, अब आपकी कोशिका में पहुंच गया ये पाइरूवेट। पाइरूवेट पहुंच गया। पाइरूवेट पहुंच गया मेरे बच्चों। अब यदि आप सांस ले रहे हो, ठीक है, तो यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, आपके अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस ग्लूकोज से क्या बनता है? तो मेरे बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि ग्लूकोज का मेरे बच्चों दहन होता है तो क्या बनता है? सांस ली, सांस छोड़ी तो कौन सी गैस निकली मेरे बच्चों? यहाँ पे आप सभी को पता चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकली। फिर हमने जल लिख दिया। अब जल क्यों लिख दिया समझो बात। सांस छोड़ी, यदि सर्दी होती तो सामने दर्पण होता तो उसमें पानी छा जाता, तो पानी भी निकलता है। और हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, तो मेरे बच्चों ऊर्जा भी बनती है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हो रही है मेरे बच्चों, तो यहाँ कोई भी कार्बन नहीं बनेगा, कोई भी कार्बन इसमें नहीं बनता। अब मेरे बच्चों क्या होता है? आपके अंदर रक्त के द्वारा ऑक्सीजन तो बह रही है। अब आप तेज दौड़ने लगे। आप तेज दौड़ते हो तो थक जाते हो। आपके पैर की जो मांसपेशियां हैं वो थकान महसूस करती हैं और आप रुक जाते हो, माना मांसपेशियों में थकान होती है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। यदि ऑक्सीजन पहुंचती तो आप थकना, मतलब आपको थकान होती नहीं, आप दौड़ते जाते यदि ऑक्सीजन पहुंच रही होती तो। ठीक, अब आपकी जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, आपकी मेरे बच्चों जो पेशियां हैं, इसमें यदि ऑक्सीजन की क्या है? अब हो गई अनुपस्थिति, O2 क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। तो पेशियों में यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो मेरे बच्चों अब बनेगा लैक्टिक अम्ल। प्रश्न आता है पेपर में कि पेशियों में थकान किस कारण से होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। तो यहाँ लिख देते हैं थकान। तो पेशियों में थकान किस कारण से होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। एक पेपर में कई बार प्रश्न आता है। लैक्टिक अम्ल कब बनता है? जब पेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। ये सभी क्या है? श्वसन है। ठीक है, तो जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी, एनारोबिक। ठीक है, दूसरा प्रक्रम यहाँ देख लेते हैं। आपने सब्जी बनाई, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और आपको ध्यान नहीं रहा और आपने एक डिब्बे में पैक करके उसको रख दिया।
तो मेरे बच्चों स्वाभाविक है उसमें अब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वो सड़ेगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सड़ेगा। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, जो फैक्ट्रियां होती हैं, जो उद्योग होते हैं, क्या होते हैं? उद्योग। वे भी जबरदस्ती में भोजन को सड़ाते हैं। आप कहोगे सर ऐसा भी होता है, सड़ने से तो भोजन खराब हो जाता है? नहीं, सड़ने से भोजन खराब तो होता है, लेकिन जो शराब है, बियर है, रम है, ये सब सड़ने से बनती है। अनाज है, जौ है, अंगूर हैं, सेब हैं, इनको सड़ाते हैं। इनके सड़ाने से बियर बनती है, शराबें बनती है। सोचो, तो एक तो उद्योगों में सड़ा जाता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उद्योगों में। तो भोज्य पदार्थ जो है मेरे बच्चों, जो ग्लूकोज है, जो भोज्य पदार्थ है मेरे बच्चों, कैसे परिवर्तित होगा? अभी शराब में बदल जाएगा। शराब का सूत्र होता है C2H5OH, शराब बनेगी। और आपने देखा होगा जब ऐसे आपको ध्यान नहीं रहा, आपने एक कटोरी में दाल रख दी तो सड़ती है, बुलबुले निकलती हैं। ठीक है, तो बुलबुले जो निकलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं। आप कटोरी को छूना, स्पर्श करना, तो आपको कटोरी गर्म लगेगी। तो मेरे बच्चों ऊर्जा इसमें बनती है, इसमें भी ऊर्जा बनेगी मेरे बच्चों, कुछ ना कुछ इसमें भी ऊर्जा बनेगी। देखो, जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है, ठीक है, तो मेरे बच्चों आपको यहाँ अपने दिमाग से सोचना है, इसमें जला हुआ ईंधन नहीं निकलेगा। जैसे आप लकड़ी जला रहे हो, यदि ऑक्सीजन सही तरीके से मिल रही है तो ऊपर जो वो धुआं उड़ता है वो काला नहीं उड़ेगा, माना कार्बन उसमें नहीं उड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास जो पेशियाँ हैं तो इसमें पूछा जा सकता है कि इसमें कितने कार्बन बनेंगे, इसमें कितने कार्बन बनेंगे। ठीक है, इसमें पूछा जा सकता है मेरे बच्चों। तो इसमें मेरे बच्चों लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन बनते हैं और इसमें 2 कार्बन बनते हैं। कभी पूछ सकते हैं बस। सोचो मेरे बच्चों, आप क्या करना, एक दिया जलाना, ठीक है, एक खुला दिया रख देना, उसको जलाना। एक दिया के आसपास आप क्या करना, कुछ ऐसा वातावरण बना देना कि उसको ऑक्सीजन कम मिले मेरे बच्चों, तो आप उसमें से काला धुआं निकलेगा, मतलब कार्बन बनेगा। जब धुआं प्रॉपर तरीके से नहीं जलता है तो काली लौ बनती है और धुएं को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलती है, धुआं नहीं बनता है और नीली ज्वाला बनती है यदि ऑक्सीजन सही मिल रही हो। अब मेरे बच्चों क्या होता है, आपने देखा होगा जो मजदूर होते हैं, काम करने जाते हैं, 500 रुपये का उनने काम किया, ठीक है, और 300 रुपये की सब्जी वगैरह उसने ले ली, फल वगैरह जो भी होते हैं ले लिए। अब बाकी के जो रुपए हैं वो 200 हैं, तो 200 वो मेहनत है वो, तो वो रुपया बचे उसके पास कितने, 200, 100 के 2, ऐसे ऐसे। तो वो जो ऊर्जा है, जो मेहनत की ऊर्जा है, वो काय में परिवर्तित हो गई, रुपयों में परिवर्तित हो गई, एटीपी के रूप में। इसी प्रकार मेरे जो कोशिकाएं हैं बहुत सारा भोजन खाती हैं, अपन मोटे कैसे पड़ते हैं, जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा खा लिया। तो अतिरिक्त जो ऊर्जा होती है मेरे बच्चों कोशिकाओं की, उसको अपना शरीर जो है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, एटीपी के रूप में परिवर्तित, किसके रूप में, एटीपी के रूप में। एटीपी क्या है मेरे बच्चों, अपने शरीर का रुपया है, अपने शरीर का पैसा है, अपने शरीर की मुद्रा है। प्रश्न आता कि एटीपी को क्या कहते हैं, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। एटीपी अपने शरीर का ईंधन है। एटीपी का पूरा नाम पूछा जाता है, ए का मतलब है एडिनोसिन, टी का मतलब है ट्राई और पी का मतलब फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, तो अपने शरीर का ईंधन क्या है, एटीपी। अपने शरीर का रुपया पैसा क्या है, एटीपी। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो मेरे बच्चों इतनी बात आपने शायद आसानी से समझी होंगी। ये छात्रों, अभी जो एटीपी का निर्माण हो गया था तो उससे ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है इसको हम समझ लेते हैं। मेरे बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है अपनी कोशिकाओं में, एडीपी, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है मेरे बच्चों, एडीपी में जब एक पी जुड़ती है तो बन जाता है एटीपी। माने ये फॉस्फेट जो है 2 थे यहाँ पे,
अब ये फॉस्फेट है कि 3 हो गए, इसलिए इसका नाम बोला जाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस एटीपी से मेरे बच्चों क्या है, जल का अणु एक बाहर निकल जाता है, तो मेरे बच्चों ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा की जो वैल्यू है वो कितनी है, ऊर्जा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, इतनी ऊर्जा मेरे बच्चों प्राप्त होती है। अपने शरीर को एटीपी की जो आवश्यकता पड़ती है वो किस रूप में पड़ती है। पहले देखो, हम जो भी बताते हैं आपको एकदम बेहतरीन ट्रिक्स से बताते हैं। ठीक है, ए से याद रख सकते हैं अपन, ए से याद रख सकते हैं आना जाना, माना चलना फिरना, आते हैं जाते हैं। ठीक है, तो मांसपेशियों की आवश्यकता पड़ती है, आना जाना चलना फिरना। टी से अपन याद रख सकते हैं अब तंत्रिका, तंत्रिका संवहन, माने आप चलते फिरते हैं, आपको जो तंत्र के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं वो तंत्र का काम जो है वो जो है तंत्र का काम है, आना जाना। पी से अपन याद रख सकते हैं प्रोटीन का निर्माण। तो अपने शरीर में प्रोटीन निर्माण में एटीपी का, तो ये आपने क्या सोचा कि एडीपी, डी का मतलब 2 है, डाई, पी का मतलब है फॉस्फेट, तो डाई फॉस्फेट में एक फॉस्फेट और जोड़ा तो ट्राई फॉस्फेट हो गया। एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती है, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है। आवश्यकता अपन को सही को पड़ती है एटीपी की, किसके लिए, मुख्य पॉइंट बता रहे हैं, आना जाना चलने फिरने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। मांसपेशियाँ इसी से काम करती हैं। तंत्रिका संवहन, अपने शरीर का जो तंत्र का तंत्र है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जिसको आप बोलते हैं न्यूरोलॉजी, डॉक्टर को जानते हो, किसी का सुन्नपन हो जाता है तो न्यूरोलॉजी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो तंत्र का तंत्र इससे ही क्रियाशील होता है। ठीक, आना जाना हो गया, तंत्रिका संवहन हो गया। पी का मतलब है प्रोटीन निर्माण, तो प्रोटीन निर्माण भी आपका एटीपी से ही होता है। अब मेरे बच्चों क्या आपको पता है, श्वसन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो पादप होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, दिन में मेरे बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। आपने प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण देखा होगा। अब पादपों में मेरे बच्चों दिन में, देखो जो पादप होते हैं मेरे बच्चों, पादपों में भी श्वसन होता है। जब श्वसन होता है तो श्वसन में आपने अभी क्या देखा, श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिन में क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो जाती है। किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। दिन में प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त, दिन में प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है। अब जो रात में CO2 बनती है वो क्या होती है, तो आपने देखा होगा रात में पेड़ पौधों के नीचे आप जाते हो तो गर्मी लगती है। ठीक है, तो रात में पत्तियों से बाहर निकलती है, पत्तियों से बाहर निकलती है। इसलिए देखा होगा रात के समय पेड़ पौधों के नीचे आप जाते हो तो गर्मी लगती है। देखिए, दिन में CO2 का उपयोग होता है, देखो दिन में CO2 का प्रयोग होता है और रात में CO2 निकलती है। तो ये पेपर में कई बार एक प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। इसको हम साफ करते हैं, फिर हम बताते हैं अपने शरीर में ऑक्सीजन और अन्य जीव जंतुओं में ऑक्सीजन कैसे पहुँचती है, इसको हम साफ करते हैं। मेरे बच्चों ऑक्सीजन है
तो आप हो, हम हैं एवं अन्य जीव जंतु हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन प्रक्रिया होती है। अब यहाँ देख लेते हैं अपन मनुष्य हैं, हम सब जो हैं सांस लेते हैं। पहले नाक का इस्तेमाल होता है। जो नाक होती है, नाक में बाल होते हैं और नाक में श्लेष्मा होती है। तो बाल में हवा छन जाती है और आसपास जो श्लेष्मा है उसमें जो बैक्टीरिया जाते हैं वो चिपक जाते हैं। जैसे कि मान सकते हैं कि जो मक्खियाँ हैं शहद में या शक्कर की चाशनी में चिपक जाती हैं। इसी प्रकार सांस लेते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह जो है आसपास चिपक जाते हैं श्लेष्मा से। ठीक है, तो नाक से सांस कहाँ आती है? यहाँ देखिए, यहाँ पे समझ रहे हो आप? यहाँ मेरे बच्चों इस प्रकार से छल्ले होते हैं, ऐसे झुकते हैं। अगर एक सीधा सा एक पाइप होता तो कभी भी टूट जाता और सांस प्रॉपर तरीके से बोल रहे हैं और हम बोलना हमारा जो है कट नहीं रहा है, एकदम सही तरीके से बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नाक के बाद जो है गले में जो है आपके उपास्थल छल्ले होते हैं। क्या होते हैं? उपास्थल छल्ले। उपास्थल छल्ले के कारण ही प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन जो है आपके फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों को फेफड़े पहुंचती है। फेफड़ों को अपन फुफ्फुस कहते हैं, फुफ्फुस लंग्स कहते हैं अंग्रेजी में। फुफ्फुस जो है अपने दो होते हैं, इधर फेफड़ा इधर फेफड़ा। तो फेफड़े के अंदर जो है एल्वियोलाई, इसको कहते हैं वायु कूपिका। तो एल्वियोलाई जी अपने अंदर एल्वियोलाई रचना होती है मेरे बच्चों, रचना होती है। वहाँ तक आप सांस लेते हो। ऑक्सीजन ली कहाँ तक पहुँची? आपके एल्वियोलाई में, फेफड़ों में पहुँची। फिर फेफड़ों में एल्वियोलाई है, गुब्बारे सी रचना है, तो वहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँच गई आपकी एल्वियोलाई। अब मेरे बच्चों जो ऑक्सीजन पहुँच गई यहाँ पर, आप समझना, और आपके शरीर में ब्लड बह रहा है, खून बह रहा है, तो खून भी आएगा वहाँ पे। तो विसरण क्रिया के द्वारा सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन फेफड़ों में ले ली, और जो रक्त में जो CO2 बह रही है वो CO2 फेफड़ों में आ गई और बाहर निकाल दी। तो यहाँ क्या होता है? ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर चली जाती है और CO2 बाहर निकल जाती है। इसमें विसरण क्रिया का प्रयोग होता है, विसरण का। और अब देखिए फेफड़ों में होता क्या। तो मेरे बच्चों यहाँ डायफ्राम है, डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, ठीक ना। डायफ्राम नीचे की ओर गया तो प्रेशर से, माना वायु दबाव के कारण नाक के द्वारा हवा अंदर गई। इसको ऐसे समझ सकते हो मेरे बच्चों। एक सिंपल तरीका बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरे बच्चों एक पाइप है, यहां मेरे बच्चों कोई इस प्रकार से रचना होती, जब इस रचना को ऐसे खींचोगे नीचे की ओर तो हवा ऐसी नीचे की ओर जाएगी। तो मेरे बच्चों ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम ऐसे नीचे की ओर आएगा तो अपने नाक के द्वारा हवा फेफड़ों में पहुंच जाएगी। इस प्रकार से डायफ्राम होता है। इसको बोलते हैं डायफ्राम का चपटा होना। सोचो, डायफ्राम चपटा होता है तो जो मेरे बच्चों हवा अंदर की ओर एक फेफड़ों में आपकी आ जाती है, ठीक है। और पसलियाँ जो है फैल गई, पसलियाँ फैल दो। सोचो, अपने अंदर सोचो, रटना नहीं है। डायफ्राम चपटा, पसलियाँ फैल गई, फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है। डायफ्राम चपटा होता है तो पसलियों का आकार जो है बढ़ जाता है, पसलियाँ का आकार बढ़ जाता है, पसलियाँ फैल जाती हैं और ऑक्सीजन अंदर खिंच जाती है। और विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन फेफड़ों में चली जाती है और विसरण क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, जो नाक के द्वारा पुनः बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं इतनी जानकारी मेरे बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आई है। और अपने जो फेफड़े हैं हमेशा एक अवशिष्ट आयतन रखते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पर? एक अवशिष्ट आयतन। ये मेरे बच्चों अवशिष्ट आयतन क्या है? अब समझो अवशिष्ट आयतन। जैसे
सांस ले रहा है छोड़ रहा है, तो जो सांस ले रहा है छोड़ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब भी फेफड़ों में कुछ ना कुछ हवा भरी रहती है, ठीक है, तब भी फेफड़े सांस लेती रहती हैं और ऑक्सीजन लेते रहते हैं, CO2 छोड़ते रहते हैं, ऐसे ही छोड़ते रहते हैं, ठीक है, कुछ हवा बनी ही रहती है, ठीक है, वो होते अवशिष्ट आयतन। अब मेरे बच्चों यहाँ अपन समझते हैं कि अपन लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं, क्या कुछ ऐसे जीव हैं जो जल में सांस लेते हैं? बिल्कुल। मछलियाँ जो होती हैं, मछली जल में सांस लेती हैं। अब मछली बहुत प्रकार की होती हैं, झींगा मछली है, ऑक्टोपस है, देखिए मछलियाँ जल से सांस लेती हैं। तो जल क्या होता है, आपने देखा होगा मछली बार बार पानी में देखी होगी तो मुँह खुलती है ऐसे, तो पानी आता है और कुलोम से बाहर, जो पंख होते हैं वो कुलोम होते हैं, तो कुलोम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। वहाँ पर एक रचना होती है मेरे बच्चों गिल्स, ठीक है। पेपर में प्रश्न आ सकता है कि मछलियाँ सांस कहाँ से लेती हैं, तो गिल्स से मछलियाँ सांस लेती हैं। अब मेरे बच्चों आपने देखा होगा मेढक जल में भी रहता है, तो जल से भी सांस लेता है। तो यहाँ मेढक आपको याद रखना है, मेढक फिर यहाँ पर त्वचा से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? त्वचा से, ठीक है, याद रखना आप यहाँ पे। ऑक्टोपस भी जल में रहता है, तो ऑक्टोपस हो गए और मछली हो गई, ये जल में श्वसन क्रिया करती हैं। आशा करती इतनी बात आपको जानकारी समझ में आई है। अब मेरे बच्चों आपको समझना है त्वचा से सांस कौन लेता है। एक तो आपका मेढक हो गया, फ्रॉग देखो जल में भी सांस लेता है और फ्रॉग वैसे भी सांस लेता रहता है, आपने देखा होगा। तो मेढक फ्रॉग जो है आपका त्वचा से सांस लेता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे जीव और हैं जो त्वचा से मेरे बच्चों सांस लेते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं? ये पेपर में कई बार पूछा गया है। हाइड्रा है, स्पंज है, प्लेनेरिया है, ये भी मेरे बच्चों क्या त्वचा से सांस लेते हैं। हाइड्रा, स्पंज, प्लेनेरिया। तो त्वचा जो मेढक का हमेशा प्रश्न आता है। मेढक जल में भी सांस ले लेता है और जल के बाहर है तो त्वचा के द्वारा भी मेढक मेरे बच्चों सांस लेता रहता है। और मेरे बच्चों आपको पता होना चाहिए, जब जीव का आकार बड़ा हो जाता है, जब जीव का आकार बड़ा हो जाता है, हाथी है, ऊंट है, ठीक है, और जब जीव का आकार छोटा होता है, जैसे मछली है, मेढक है, तो अब सोचो यदि मनुष्य में हीमोग्लोबिन नहीं होता, मनुष्य में मेरे बच्चे क्या नहीं होता? हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है। सांस ली, फेफड़ों में ब्लड आया और रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, आपने सुना होगा। अब जब डॉक्टर पास जाते चेक कराने, तो यदि हीमोग्लोबिन नहीं होता तो नाक के द्वारा ली गई सांस पैर तक, अंगूठे तक पहुंचने में 30 साल लग जाते, यदि हीमोग्लोबिन नहीं होता। यदि विसरण क्रिया के द्वारा वो ऑक्सीजन जाती, ऐसे सोचो कि ये कपड़ा है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है, आप सूखा कपड़ा कहीं पर भी टांग दो तो कुछ समय बाद वो गीला हो जाता है, ठीक है, अवशोषण और विसरण की क्रिया। तो मेरे बच्चों कितनी साल लगेंगे मेरे बच्चों? 30 साल लगती, यदि अपने सही में हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो हीमोग्लोबिन का अपन को धन्यवाद करना चाहिए। एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है 4 ऑक्सीजन के अणु अपने साथ ले जाता है। इसलिए अपने सही में डॉक्टर पहले कमजोरी है तो क्या चेक करता है कि आपके रक्त में हीमोग्लोबिन है या नहीं, ठीक है। तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के अणु ले जाता है। और जो छोटे जीव हैं उनमें श्वसन दर जो है तीव्र होती है, और बड़े जीवों में श्वसन की जो दर है वो कम होती है। जैसे अपन 1 मिनट में 72 बार सांस लेते हैं, लेकिन जो मछलियां हैं, जो छोटे जीव हैं, वो 1 मिनट में बड़े जीवों के मुकाबले ज़्यादा बार सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये श्वसन होता है विसरण की क्रिया से, विसरण से। छोटे जीवों में श्वसन कैसे होता है? विसरण से होता है। इसको मेरे बच्चों साफ करते हैं।
और आगे की जानकारी जो है हम आपको बताते हैं कि आपको और क्या यहाँ सीखना ज़रूरी है। अब मेरे बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने शरीर में जो रक्त बहता है वो किस क्रिया से बहता है, और रक्त को बहने में, रक्त को पंप करने में कौन सा अंग आपकी सहायता करता है, तो उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आप नए